मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रीवा में कई परिवारों की रोने की चीखें गूंज रही थीं। पूरा कस्बा तनाव में था। सिर्फ 3 दिनों में 5 लोग गायब हो गए थे। एक छात्र, एक अनुभवी वकील, एक साधारण कचरा बीनने वाला, एक सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर और एक सब्जी बेचने वाला। पूरा कस्बा हिल गया था और रीवा पुलिस पर सरकार और मीडिया का भारी दबाव था। ये अपहरण लोगों के दिलों में डर बैठा रहे थे और मीडिया लगातार पुलिस की क्षमता पर सवाल उठा रही थी, जिससे रीवा पुलिस की साख खतरे में पड़ गई थी। पुलिस पर पहले से ही 6 महीने पुराने एक अनसुलझे हत्या के मामले का दबाव था। अब मीडिया इस पुराने मामले को उठाकर पुलिस की ओर आलोचना कर रहा था, जिससे पुलिस की छवि और भी धूमिल हो रही थी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने अंचल को बुलाया, जो कि एक तेज तर्रार, प्रतिभाशाली और अनुभवी अधिकारी थी, ताकि वह इस अपहरण के मामले की जांच कर सके। अंचल ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी और सबसे पहले स्थानीय गुंडों और जात अपराधियों को पकड़कर उनसे पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। निराश लेकिन अपने इरादों में पक्की, अंचल ने अपहृत लोगों की आखिरी जांच जगहों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वहां कोई सुरक्षा कैमरे नहीं थे, जिससे यह सुराग भी बेकार हो गया। और कोई विकल्प न देखकर अंचल ने अपहृत लोगों के परिवारों से मिलने का फैसला किया। उसने सबसे पहले छात्र के परिवार से बात की, लेकिन वे भी बिल्कुल अनजान थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह सब किसने किया और उनका किसी पर कोई शक भी नहीं था। इसके बाद वह वकील के परिवार से मिली, लेकिन उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। बैंक मैनेजर और कचरा बीनने वाले के परिवारों से भी उसे यही प्रतिक्रिया मिली। आखिर में वह सब्जी बेचने वाले के घर पहुंची, जहां उसकी पत्नी ने गहरी उदासी जताई, लेकिन कोई संदिग्ध का नाम नहीं बताया। जब अंचल जाने ही वाली थी, तभी एक छोटी सी आवाज ने उसकी सोच को भंग कर दिया। मैडम, उस अंकल ने भी वही जूते पहने थे जो आपके हैं। सब्जी बेचने वाले के 9 साल के बेटे विद्युत ने कहा। अंचल ने लड़के की ओर देखा और दिलचस्पी लेते हुए पूछा, कौन से अंकल? क्या तुम उन्हें जानते हो? विद्युत ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन पापा ने मुझे उस दिन सब्जी की गाड़ी घर ले जाने को कहा था, क्योंकि वो उस अंकल के साथ उसके घर सब्जियां रखने जा रहे थे। अंचल का अनुभव तुरंत सक्रिय हो गया। अगर सब्जी बेचने वाला उस आदमी पर इतना भरोसा करता था कि उसके साथ चला गया, तो वह उसे जरूर जानता होगा। उसने विद्युत से पूछा कि क्या वह उस आदमी का हुलिया बता सकता है। लड़के ने याद करते हुए कहा, उसकी मूंछें थीं, लेकिन दाढ़ी नहीं थी। वह लंबा और तगड़ा था। अंचल ने पूछा, अगर तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाई जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? विद्युत ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ। अंचल जान गई कि यह एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। उसने वादा किया कि वह अगली सुबह विद्युत को ले जाएगी, ताकि उस आदमी का स्केच बनवाया जा सके। उस शाम पुलिस स्टेशन लौटकर अंचल ने अपनी टीम के साथ दिन की प्रगति की समीक्षा की। उसकी जिज्ञासा बढ़ी तो उसने अपने साथी इंस्पेक्टर ऋषभ से उस अनसुलझे हत्या के मामले के बारे में पूछा, जो धीरे धीरे मीडिया में सनसनी बनता जा रहा था। ऋषभ ने जवाब देने में हिचकिचाते हुए कहा, वो केस थोड़ा जटिल है और रजत, जो उस पर काम कर रहा है, अभी तक ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया है। अंचल ने दबाव डालते हुए पूछा, वो इतना जटिल क्यों है? ऋषभ हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम, रजत ही उस केस पर काम कर रहा है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अंचल को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे वह केस फाइल लाओ। जब तक आज की रिपोर्ट तैयार हो रही है, तुम वह मर्डर केस फाइल पढ़ो। ऋषभ ने केस फाइल पढ़ी और अंचल को पता चला कि राजात वह अधिकारी है जो इस मामले पर काम कर रहा है और वह उसी मरे हुए बुजुर्ग का बेटा है। उसे यह भी पता चला कि ऋषभ रजत का बहुत अच्छा दोस्त है। अंचल को अचानक इस केस में दिलचस्पी होने लगी और उसने पूछा, मिस्टर रजत कहाँ हैं? ऋषभ सवाल से असहज होकर हकलाते हुए बोला, वह बहुत तनाव में थे और हाल ही में अपना दिमाग साफ करने के लिए छुट्टी पर चले गए। अंचल ने पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, रजत अभी कहाँ है?
ऋषभ ने अपने आंसू पोंछते हुए बताया, वह अपनी पत्नी के साथ लगभग 10 दिन पहले चला गया था। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है। तभी एक जूनियर अधिकारी ने आकर अंचल को बताया कि दिन की रिपोर्ट तैयार है। अंचल ने उसका धन्यवाद किया, फिर ऋषभ की ओर मुड़कर अगले दिन के काम की तैयारी करने के लिए कहा, जिसमें एक डिजिटल स्केच आर्टिस्ट को बुलाना भी शामिल था। अगली सुबह अंचल ने विद्युत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां डिजिटल स्केच आर्टिस्ट ने विद्युत के बताए हुलिये के आधार पर संदिग्ध का स्केच बनाने का काम शुरू किया। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वे एक संतोषजनक स्केच बनाने में असफल रहे। निराश होकर अंचल ने ब्रेक लेने का फैसला किया और विद्युत के साथ दोपहर का खाना खाने लगी। खाना खाते हुए अंचल ने अनायास ही कहा, ऋषभ, मुझे रजत के लिए दुख हुआ, यह सोचकर कि पुलिस में होते हुए और खुद जांच करने के बावजूद अपने पिता के कातिल को न पकड़ पाना कितना कठिन होगा। अंचल ने फिर ऋषभ से कहा कि उसे रजत की एक फोटो दिखाए। ऋषभ थोड़ी झिझक के बाद अपने फोन में एक फोटो दिखाता है, जिसमें वह रजत और उसकी पत्नी प्रिया के साथ है। जैसे ही अंचल ने फोटो को देखा, विद्युत की आंखें चौड़ी हो गईं। मैडम, यही वो अंकल हैं जो मेरे पापा को ले गए थे, विद्युत ने धीरे से कहा। अंचल हैरान रह गई, क्या तुम पक्के हो? हाँ मैडम, यही वो हैं, विद्युत ने पुष्टि की। अंचल ने तुरंत ऋषभ से पूछा, राजात ने छुट्टी कब ली थी? लगभग 10 दिन पहले, ऋषभ ने जवाब दिया। उसे कॉल करो और तुरंत वापस आने के लिए कहो, अंचल ने आदेश दिया। लेकिन जब ऋषभ निर्जत से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन स्विच ऑफ था। अंचल ने अपनी टीम को रजत के फोन को ट्रैक करने और उसकी आखिरी लोकेशन का पता लगाने का निर्देश दिया। सिग्नल उन्हें शहर के बाहर स्थित एक पुराने कोल्ड स्टोरेज तक ले गया। अंचल ने टीम के साथ उस जगह पर छापा मारा। वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। न कोई सुरक्षा कैमरे थे और न ही हालिया गतिविधि के कोई संकेत। उन्होंने पूरी जगह की तलाशी ली और घंटों की खोज के बाद उन्हें एक भूमिगत कमरा मिला, जिसका धातु का दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा तोड़ते ही एक भयानक बदबू फैली। अंदर का दृश्य भयावह था। कई सड़ी गली लाशें पड़ी थीं और फर्श पर खून के धब्बे थे। इसी गंदगी के बीच उन्हें 2 बेहोश व्यक्ति मिले, एक पुरुष और एक महिला, जो अभी जीवित थे। टीम ने देखा कि उस भूमिगत कमरे में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनके तार कोल्ड स्टोरेज के बाहर बनी एक झोपड़ी की ओर जा रहे थे। टीम ने तुरंत बेहोश पड़े लोगों की पहचान रजत और उसकी पत्नी प्रिया के रूप में की। अंचल ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने का आदेश दिया, जबकि बाकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अंचल ने ऋषभ से कहा कि वह अपने दोस्त रजत और उसकी पत्नी का अस्पताल में ध्यान रखे, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ऋषभ तो टीम के साथ नहीं था। तभी किसी ने जवाब दिया, मैडम, ऋषभ सर ने कहा था कि वह वापस जा रहे हैं क्योंकि आईजी सर को किसी उच्च प्राथमिकता के काम के लिए उनकी जरूरत थी। अंचल ने अपनी टीम से कहा, चलो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। उन्हें केवल एक ही फुटेज मिला, जिसमें रजत सब्जी वाले राम को पकड़े हुए थे। बाकी की सारी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। इस फुटेज में दिखा कि सब्जी वाले के सीने पर गहरा घाव था और उसके सिर से खून बह रहा था। रजत और सब्जी वाला दोनों रो रहे थे। सब्जी वाला रजत से कुछ कह रहा था और फिर रजत किसी से बात कर रहा था, सीसीटीवी की तरफ देखते हुए। कुछ मिनटों बाद रजत की पत्नी को कमरे में फेंका गया और रजत ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया और फिर से सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर किसी से बात करने लगा। उसकी पत्नी पीछे रो रही थी। पृष्ठभूमि में वे सभी व्यक्ति मृत पड़े थे जो अगवा किए गए थे। इसके बाद सीसीटीवी बंद हो गया। पुलिस स्टेशन लौटने पर अंचल के मन में यह सवाल घर कर गया कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो वह समझ नहीं पा रही है। अंचल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया कि वह और उसकी टीम अगवा किए गए लोगों को ढूंढने में सफल हो गए हैं, लेकिन वे सभी पहले ही मर चुके हैं। अगले दिन रजत को होश आया। वह गहरे सदमे में था और बेकाबू होकर रो रहा था। अंचल ने उसकी मानसिक स्थिति की नाजुकता को समझते हुए
तुरंत उससे पूछताछ नहीं की, लेकिन जैसे ही रजत थोड़ा शांत हुआ, उसने पूछा, ऋषभ कहाँ है? अंचल ने जवाब दिया, वह यहां नहीं है, लेकिन मैं उसे बुला सकती हूं। अंचल को एहसास हुआ कि इस वक्त रजत को अपने अच्छे दोस्त ऋषभ की जरूरत है। रजत ने सिर हिलाया, लेकिन जब अंचल ने ऋषभ से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन भी स्विच ऑफ मिला। उसने फिर आईजी से संपर्क किया और ऋषभ को बुलाने का अनुरोध किया, लेकिन आईजी ने ऋषभ को कभी नहीं बुलाया था, जिससे अंचल के मन में शक पैदा हुआ। ऋषभ भाग गया है, रजत ने अचानक कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इस सब के पीछे वही है। अंचल और उसकी टीम सदमे में थे। कैसे, क्यों? अंचल ने पूछा, लेकिन रजत इतनी कमजोर था कि वह और कुछ कहने से पहले फिर से बेहोश हो गया। अंचल ने तुरंत शहर में नाकाबंदी का आदेश दिया और अपनी टीम को ऋषभ का पता लगाने का निर्देश दिया। अगले दिन रजत की पत्नी प्रिया को भी होश आ गया। अंचल ने मौके की नजाकत को समझते हुए रजत से पूछा कि क्या वह बात करने के लिए तैयार है। गहरी सांस लेते हुए रजत ने उस दुह स्वप्न को उजागर करना शुरू किया जिसने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था। मैं अपने पिता की हत्या को सहन नहीं कर पा रहा था। जांच कहीं भी नहीं जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अपने पिता को न्याय दिलाने में असफल हो रहा हूं। एक रात मेरी पत्नी प्रिया ने मुझसे कहा कि मुझे खुद इस मामले को सुलझाना चाहिए। उसने कहा कि कानून हमारी मदद नहीं कर रहा है और शायद मुझे कोई और तरीका अपनाना चाहिए। उसने मुझे ऋषभ से मदद लेने की सलाह दी। ऋषभ ने सुझाव दिया कि जिन लोगों पर मुझे शक है उन्हें अगवा कर लिया जाए। उसने कहा कि हम उन पर दबाव डालकर उनसे सच उगलवा सकते हैं। रजत ने रुकते हुए कहा। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। मैं बेताब था। मैंने शहर के बाहरी इलाके में उस भूमिगत घर को खोजा और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। इसीलिए मैंने उन 5 लोगों का अपहरण किया जिनका मेरे पिता के मर्डर के कुछ दिनों पहले उनके साथ झगड़ा हुआ था। अंचल ध्यान से सुन रही थी जब रजत ने बताया कि उसने उन लोगों को भूमिगत कमरे में बंद कर दिया था। उन्हें अपराध कबूलने के लिए 24 घंटे दिए, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर गया क्योंकि ऋषभ ने मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया था, लेकिन यह सब सिर्फ मुझे उस कमरे से बाहर निकालने के लिए था। और जब मैं वापस आया तो वे सभी मर चुके थे सिवाय राम के। मैं तेजी से सीसीटीवी कमरे में पहुंचा और प्रिया का सामना किया। तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने गुस्से में पूछा। मैंने सोचा कि यही तुम चाहते थे। मैंने सोचा कि तुम चाहते थे कि वे सभी मर जाएं ताकि तुम्हें अपने हाथ गंदे न करने पड़े। प्रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया। मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मैं भूमिगत कमरे की ओर दौड़ा और जैसे ही अंदर पहुंचा देखा कि सब्जी वाला अपनी जान लेने ही वाला था। रुको, मैंने चिल्लाया। सब्जी वाला, जो मुश्किल से होश में था, ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता को किसने मारा? मैंने बेताबी से पूछा। सब्जी वाले ने अपने अंतिम सांस में कहा, तुम्हारी पत्नी, उसने तुम्हारे पिता को मारा। उसने मुझे बताया कि प्रिया ने स्पीकर के जरिए ऐलान किया था कि वह ही मेरे पिता की हत्यारी है। सब्जी वाला सब कमरे में थे, रो रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने किसी को नहीं मारा। अचानक तुम्हारी पत्नी ने खुलासा किया कि उसने अपने ससुर को मार डाला। उसने यह भी कहा कि यहां से केवल एक ही व्यक्ति जिंदा बाहर जाएगा। जल्दी ही पैनिक हिंसा में बदल गया और हम एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, जिससे भयानक लड़ाइयां हुई। भूमिगत घर एक दुःस्वप्न बन गया जहां खून खराबा और कराहती आवाजें गूंजने लगीं। अंत में मैं अकेला बचा था। रजत, उसने एक खून खराबे की योजना बनाई जिसमें वे सभी एक दूसरे को मार डालें, यह मानते हुए कि जब तक मैं वापस आऊं वे सब मर चुके होंगे। अचानक प्रिया की आवाज भूमिगत घर में गूंज उठी, जिसे घोषणा प्रणाली के जरिए बढ़ाया गया था। मुझे माफ करना रजत, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब मुझे माफ कर दो कि तुम्हें भी वहीं मरना होगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मुझे एहसास हुआ कि मुख्य दरवाजा बंद हो रहा है। मैंने उसकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया की हंसी हवा में गूंजने लगी।
लेकिन अचानक ही संघर्ष की आवाजों से कट गई। कुछ पलों बाद प्रिया को भूमिगत कमरे में फेंक दिया गया। वह ठंडी फर्श पर जोर से गिरी। मैंने उसे गर्दन से पकड़ लिया। गुस्से की लहर मेरे अंदर दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और उसे छोड़ दिया। यह किसने किया? मैंने गुस्से से पूछा। यह ऋषभ था, प्रिया ने हाँफते हुए कहा। वह पिछले 6 महीनों से मेरा प्रेमी था। उसने तुम्हारे पिता को मार डाला क्योंकि उसने हमें साथ देख लिया था। ऋषभ ने ही मुझे इस भूमिगत कमरे का विचार दिया, मैंने महसूस किया। उसी पल ऋषभ की आवाज स्पीकर से आई। हेलो रजत, मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ जान लिया है। हे प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम कभी भी इस बारे में मुंह खोल सकती हो, इसलिए तुम्हें भी अपने पति के साथ वहीं मरना होगा। मैंने प्रिया की तरफ देखा जो अब रो रही थी। मुझे माफ कर दो, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आगे बढ़ जाएगा। उस समय से मैं और प्रिया वहां थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, और जो कुछ भी मैंने उन लोगों के लिए 24 घंटों के लिए रखा था वही खा रहे थे। रजत की आवाज कांप रही थी जब उसने आखिरी पलों का जिक्र किया। प्रिया ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे भूमिगत कमरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी मेरे साथ अंदर फेंक दिया गया। हम फंस गए थे और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या किया था। ऋषभ मेरा सबसे करीबी दोस्त, इसके पीछे का मास्टरमाइंड था। अंचल डर से भर गई थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। वे 5 लोग क्यों रजत? तुमने उन पर शक क्यों किया? रजत ने समझाया कि उन सभी लोगों का हत्या से कुछ दिन पहले उसके पिता के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन यह सब बेकार था। उसने कड़वाहट से कहा। मेरी जांच एक गड़बड़ थी। मैं शोक में अंधा हो गया था। जैसे ही रजत अपनी कहानी खत्म करने वाला था, प्रिया ने उसकी बात काट दी। प्रिया, मेरे ससुर एक अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने मुझे परेशान किया और जब मैं घर के काम करती थी तो अनुचित टिप्पणियां की। जब भी मैंने रजत को बताया, उसने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया और मुझे धमकी दी कि मुझे घर से निकाल देगा या तलाक दे देगा। वह अक्सर सभी के साथ झगड़ा करते थे और इस बात का फायदा उठाते थे कि उनका बेटा एक इंस्पेक्टर है। उनकी हत्या से एक दिन पहले उन्होंने सब्जी वाले से सब्जियां लीं और बिना पैसे दिए अपने बेटे की पोजीशन का बहाना बनाते हुए, जो वह अक्सर करते थे। उन्होंने वकील के ऑफिस में भी झगड़ा किया और अपने दोस्त बैंक मैनेजर अंकल की बेटी के बारे में घिनौनी टिप्पणियां की। उनके लिए यह सामान्य था। वह हमेशा से ऐसे ही थे जितना मुझे पता है। उन्हीं दिनों ऋषभ मुझसे बात करने लगा और मेरी सहानुभूति जताने लगा। वह मुझसे अच्छा बर्ताव करता था और मुझे उससे लगाव होने लगा। मैंने ऋषभ को सब कुछ बता दिया था और उसने इस पूरी जांच को अपने और हमारे पक्ष में मोड़ने की योजना बनाई। अंचल ने पूछा, तुमने आलोक और अमर को क्यों अगवा किया? रजत ने जवाब दिया, आलोक का मेरे पिता के साथ हत्या से कुछ दिन पहले पार्क में झगड़ा हुआ था और अमर को गुस्सा आ गया था जब मेरे पिता ने कचरा न उठाने के लिए उसे गालियां दी थीं। इस वजह से मुझे शक हुआ कि ये 5 हत्यारे हो सकते हैं। अंचल ने रजत पर चिल्लाते हुए कहा, वाह, क्या जांच की है आपने मिस्टर रजत। उसका इरादा और मजबूत हो गया क्योंकि उसने ऋषभ को कानून के कटघरे में लाने और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि रजत और प्रिया दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिले। शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। जब अंचल अस्पताल से बाहर निकली तो उसे खोज टीम से एक फोन आया। ऋषभ मिल गया था, अपनी कार में मृत, एक स्पष्ट आत्महत्या के रूप में। अपनी अंतिम नोट में उसने पूरी साजिश रचने की बात कबूल की, जो लालच और रजत को तकलीफ में देखने की विकृत इच्छा से प्रेरित थी। उसने प्रिया के साथ अपने अफेयर को भी स्वीकार किया, जिसने रजत को यह विश्वास दिलाया था कि वह उसकी मदद कर रही है, जबकि वास्तव में वह रजत के पिता को मरवाने की साजिश रच रही थी। उन्होंने मिलकर इन अपहरणों की योजना बनाई ताकि कोई सबूत न बचे। ऋषभ ने यह भी लिखा कि डिजिटल कलाकार भी इस साजिश में शामिल था। उस कलाकार को भी पकड़ लिया गया क्योंकि वह विद्युत द्वारा बताई गई सही पहचान का चेहरा नहीं बना रहा था।
अंचल ने मामला सुलझा लिया था, लेकिन यह जीत खोखली लग रही थी। रीवा शहर कभी वैसा नहीं रहेगा और इस मामले से जो घाव हुए थे वे सालों तक हरे रहेंगे, लेकिन फिलहाल न्याय हो चुका था।